अरब की रेत का वो तूफान जिसने खुद को सिर्फ इंसान नहीं बल्कि तख्त व ताज का मालिक समझा। لما هو عظيم على مر التاريخ. ليش حاول يقابل صدام حسين وصدام؟ कहते उसकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि सामने वाला बिना एक शब्द बोले झुक जाता था। उसकी चाल में ऐसा गुरूर था कि महाशक्तियों के राजा महाराजा भी उस पर नजर डालने से पहले सोचते थे। वो सिर्फ इराक का राष्ट्रपति नहीं था, वो अरब का शेर कहलाता था। उसके फैसले रातों रात युद्ध छेड़ देते थे। उसके इशारे पर तेल के कुएं से लेकर पूरी की पूरी सरकारें हिल जाती थी। वो अपने दुश्मनों को सिर्फ हराता नहीं था बल्कि मिटा देता था, और दोस्तों को भी इस अंदाज में परखता था कि कब कौन दुश्मन बन जाए कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसकी शख्सियत इतनी रहस्यमयी थी कि कभी वो मसीहा बनकर उभरता तो कभी खून से लथपथ दरिंदा कहकर बदनाम किया जाता। लेकिन सच ये है कि उसके अंदर एक अजीब करिश्मा था। करिश्मा ऐसा कि लाखों लोग उसे भगवान का रूप मानते और करोड़ों उसे राक्षस समझकर थूकते। इतिहास में बहुत से राजा हुए, बहुत से तानाशाह हुए। सद्दाम हुसैन, उनकी कहानी अलग थी। उसने गरीबों से उठकर सत्ता की वो ऊंचाई छुई जहां पहुंचना किसी के लिए नामुमकिन लगता है। उसने दुश्मनों को हर बार चौंका दिया और दुनिया को यह यकीन दिलाया कि उसका मुकाबला सिर्फ मौत कर सकती है। लेकिन यही सद्दाम जब अमेरिकी कोर्ट में लाया गया तो जज ने आदेश दिया, खड़े हो जाओ। सद्दाम ने सिर उठाकर ठंडी आंखों से देखा और बैठा रहा, जैसे कहना चाहता हो, मैं यहां झुकने नहीं आया, मैं सद्दाम हूं। मेरी गर्दन सिर्फ तलवार झुका सकती है, अदालत का हुक्म नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अरब का यह शेर अमेरिकी अदालत में क्यों पहुंचा? क्या वो सिर्फ एक डिक्टेटर था जिसने अपने ही लोगों पर जुल्म किया? क्या वो एक आतंकवादी था जिसकी वजह से पूरी दुनिया कांप उठी थी? या फिर वो अमेरिका की साजिशों का शिकार बना? उस पर आरोप लगे, लाखों लोगों का कत्लेआम, पड़ोसी मुल्कों पर हमला, केमिकल हथियारों से बर्बादी और अपनी ही कौम को जिंदा नरक में झोंक देने का। और इन्हीं इल्जामों ने उसे कुर्सी से जेल और जेल से अदालत तक ला खड़ा किया। वो अदालत जहां इंसाफ का नाम लिया जाता था, लेकिन सद्दाम की नजर में वो सब एक ड्रामा था। उसके लिए वहां बैठा हर जज, हर गवाह और हर वकील सब दुश्मन थे। इस कहानी में हम आपको वो सब दिखाने जा रहे हैं जो आपने सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा होगा या फिल्मों में देखा होगा। असली किस्से, असली लोग और वो पल जो दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गए। लेकिन सावधान रहिए, ये कहानी सिर्फ सत्ता और राजनीति की नहीं है। यह है खून, धोखे, प्यार, नफरत और उस इंसान की जिसने सोचा था कि वो अमर है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए चलते हैं उस सफर पर जहां हर मोड़ पर आपको लगेगा कि अब इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता, और अगले ही पल सद्दाम आपको गलत साबित कर देगा। साल 1937, इराक का एक छोटा सा गांव अल-अफ़ज़ा। मिट्टी की टूटी झोपड़ी, फटी चटाई और एक ऐसा बचपन जो गरीबी के अंधेरे में ही पलता रहा। सद्दाम हुसैन का जन्म इसी गांव में हुआ जहां ना स्कूल का माहौल था, ना ही बच्चों के लिए खेलने का मैदान।
उसका बचपन हथियारों की खनक और बड़ों की बातचीत में जंग के किस्से सुनते सुनते गुजरा। उसके पिता का साया बचपन में ही उठ गया और माँ ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता का घर प्यार से ज्यादा डर का था, इसलिए छोटी उम्र में ही सद्दाम ने घर छोड़ दिया और अपने चाचा खैरुल्लाह के पास चला गया। खैरुल्लाह कोई साधारण शख्स नहीं था, वो बगदाद की सियासत से जुड़ा हुआ था और अरब नेशनलिज्म का कट्टर समर्थक था। यही वो दौर था जब सद्दाम की सोच बदलनी शुरू हुई। चाचा ने उसके कानों में आजादी, ताकत और सत्ता के सपने भर दिए। बगदाद के स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सद्दाम की असली ट्रेनिंग हो रही थी, राजनीति की। यहाँ उसने सीखा कि सिर्फ किताब में पढ़ने से नेता नहीं बना जाता, इसके लिए लोगों के दिमाग में डर और भरोसा दोनों एक साथ पैदा करना पड़ता है। किशोरावस्था में ही उसने बाथ पार्टी का नाम सुना, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो अरब दुनिया को एकजुट करने का सपना देख रही थी। लेकिन उनका तरीका सिर्फ भाषण और वोट का नहीं था, बल्कि गोलियों और धमाकों का भी था। 1950 के दशक में बगदाद की सड़कों पर बाथ पार्टी के जलसे और हंगामे होते और सद्दाम उन भीड़ों में सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि हिस्सा लेने वाला था। सिर्फ 22 साल की उम्र में सद्दाम ने अपना पहला बड़ा कांड कर दिया। 1959 में उसने बाथ पार्टी के कुछ साथियों के साथ मिलकर उस वक्त के प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की हत्या की साजिश रच डाली। एक दिन जब कासिम का काफिला सड़क से गुजर रहा था, सद्दाम और उसके साथियों ने गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कासिम बच गया और कई हमलावर मारे गए। सद्दाम खुद भी घायल हो गया, लेकिन वहां से भाग निकला। ये उसकी जिंदगी का पहला सबक था। अगर दुश्मन को खत्म करना है तो सिर्फ बंदूक नहीं, चालाकी भी जरूरी है। इस असफल हमले के बाद सद्दाम इराक छोड़कर सीरिया और फिर मिस्र भाग गया। वहां रहकर उसने कानून और राजनीति की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा वक्त वो नए गठजोड़ बनाने और पुराने दुश्मनों की लिस्ट लंबी करने में लगाता रहा। यहीं से सद्दाम के अंदर एक तानाशाह पूरी तरह आकार लेने लगा। अब वो सिर्फ एक भगोड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे खून बहाना पड़े या अपने ही दोस्तों को धोखा देना। और जैसे जैसे उसकी सोच तेज होती गई, उसके कदम और खतरनाक होते गए। 1963 का साल, इराक की राजनीति बारूद के ढेर पर बैठी थी और बस चिंगारी का इंतजार कर रही थी। यही वो वक्त था जब बाथ पार्टी ने फौज के कुछ अफसरों के साथ मिलकर तख्ता पलट कर दिया। प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम को पकड़कर लाइव टीवी पर गोली मार दी गई और सत्ता हाथों में आते ही बाथ पार्टी ने अपने समर्थकों को ऊंचे पदों पर बिठाना शुरू कर दिया। सद्दाम इस तख्ता पलट के दौरान इराक में नहीं था, लेकिन खबर मिलते ही सीधा बगदाद लौट आया। अब उसके पास एक मौका था और वो जानता था कि मौके को पकड़ना किसे कहते हैं। उसने अपनी चालाकी और रिश्तों का इस्तेमाल करके पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन ये सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। कुछ ही महीनों में बाद पार्टी को सेना ने हटाकर एक नया शासन बैठा दिया और सद्दाम फिर से जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल भी उसके लिए कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक स्कूल था जहां उसने साजिश रचने की PhD की। वहां से उसने जेल अधिकारियों को पटाकर बाहर निकलने का प्लान बनाया और 1966 में एकदम फिल्मी अंदाज में भाग निकला। जैसे ही बाहर आया, उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, सत्ता। 1968 में बाथ पार्टी ने एक और तख्ता पलट किया
और इस बार सद्दाम न सिर्फ उसमें शामिल था बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी था। नई सरकार में उसका चचेरा भाई अहमद हसन अल बकर राष्ट्रपति बना, लेकिन असली ताकत सद्दाम के हाथों में थी। उसने अपने आप को राष्ट्रपति का डेप्यूटी कहलवाना शुरू किया, लेकिन फैसले वो खुद लेता था। धीरे धीरे उसने सेना, खुफिया एजेंसियों और तेल मंत्रालय जैसे अहम विभागों पर अपनी पकड़ बना ली। जो भी उसके रास्ते में आया वो या तो गायब हो गया या फिर दुर्घटना का शिकार हो गया। सद्दाम को पता था कि सत्ता में टिके रहने का सबसे बड़ा हथियार डर है, और उसने इस हथियार का इस्तेमाल बेखौफ होकर किया। लोग कहते हैं कि इस दौर में सद्दाम बगदाद के हर कोने में अपने जासूस बैठा देता था। कोई क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है, यहाँ तक कि कौन सी किताब पढ़ रहा है, सब उसकी नजर में होता था। इस माहौल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ एक शब्द भी बोले। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था, क्योंकि अगले कुछ सालों में सद्दाम खुद को सिर्फ इराक का नेता नहीं बल्कि अरब दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनाने की तरफ बढ़ रहा था। और इस खेल में खून, साजिश, युद्ध और धोखे सब कुछ शामिल था। जुलाई 1979। बगदाद का मौसम भले ही गर्म था, लेकिन इराक की सियासत उस वक्त आग पर बैठी थी। राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर की सेहत खराब बताई जा रही थी, लेकिन असली वजह सिर्फ बीमारी नहीं थी। दरअसल पर्दे के पीछे सब कुछ पहले से तय हो चुका था। अल बकर को सत्ता से हटाना ही था, और उस कुर्सी पर बैठने वाला अगला शख्स कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन था। 18 जुलाई को अल बकर ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दिया। अगले ही दिन सद्दाम ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल ली। लेकिन यह सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर नहीं था, ये एक सख्त मैसेज था कि अब इराक में एक ही आदमी का राज चलेगा, और वो है सद्दाम। कुर्सी संभालते ही उसने सबसे पहला काम किया अपनी ताकत को चैलेंज करने वाले हर शख्स को खत्म करना। कुछ ही हफ्तों बाद उसने पार्टी के टॉप लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई। बगदाद के एक बड़े हॉल में 400 से ज्यादा लोग बैठे थे। कैमरे ऑन थे, माहौल में अजीब सा तनाव था। अचानक सद्दाम ने मंच से एक लिस्ट पढ़नी शुरू की, उन नेताओं की लिस्ट जो कथित तौर पर देशद्रोह की साजिश में शामिल थे। हर नाम सुनते ही हॉल में बैठे लोग कांपने लगते। जिन्हें नाम से पुकारा जाता उन्हें उसी वक्त हॉल से बाहर ले जाया जाता, और बाहर क्या होता ये सब जानते थे। बाद में पता चला कि 66 बड़े नेताओं को फांसी दी गई और बाकी को उम्र कैद या निर्वासन मिला। यह पूरी घटना टीवी पर लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग के जरिए पूरे देश को दिखाई गई, ताकि हर कोई समझ ले अब से इराक में डर का दूसरा नाम है सद्दाम हुसैन। उसके बाद से उसने सिर्फ एक ही नियम अपनाया, या तो वफादार रहो या जिंदा मत रहो। यही वो दौर था जब सद्दाम ने अपने चारों तरफ ऐसा सिक्योरिटी कवच बना लिया था कि उसके करीब पहुंचना आम इंसान तो छोड़ो, उसके दुश्मनों के लिए भी नामुमकिन था। सितंबर 1980। खाड़ी के आसमान में बारूद की गंध फैलने लगी थी। ईरान और इराक के बीच तनाव सालों से पक रहा था, लेकिन उस वक्त हालात इस कदर बिगड़े कि दोनों देशों ने हथियार उठा लिए। सद्दाम हुसैन ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि वो ईरान को सबक सिखाएगा, लेकिन हकीकत में उसकी नज़र सिर्फ ताकत और ज़मीन पर थी। इराकी फौज ने ईरान की सीमाओं पर अचानक हमला बोल दिया। शुरुआत में सद्दाम को लगा था कि ये जंग कुछ ही हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। ईरानी फौज ने ज़बरदस्त जवाब दिया और जंग पूरे 8 साल तक खिंच गई। दोनों तरफ से लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए।
लेकिन सद्दाम के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। जंग के दौरान उसने ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जिन्हें सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। ईरानी सैनिकों और यहाँ तक कि अपने ही देश के कुर्द नागरिकों के खिलाफ केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। ये वो दौर था जब इराक के शहरों में जहर की बदबू फैल गई थी और अस्पताल घायल बच्चों से भर गए थे। लेकिन सद्दाम के लिए यह सब ताकत दिखाने का खेल था। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया चुप रही क्योंकि उस वक्त ईरान के खिलाफ कई बड़े देश भी इराक के साथ खड़े थे। तेल और राजनीति के इस खेल में इंसानी जानों की कीमत कोई मायने नहीं रखती थी। आखिरकार 1988 में जंग खत्म हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला? दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद, लाखों परिवार उजड़े और सद्दाम की सत्ता और भी मजबूत हो गई। उसने खुद को हीरो की तरह पेश किया, लेकिन असलियत ये थी कि उसने अपने देश को खून और आंसुओं के समंदर में डुबो दिया था। मार्च 1988, उत्तरी इराक का एक छोटा सा शहर हलबजा। वसंत की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में मौत घुल चुकी थी। सुबह के करीब 11 बजे शहर के लोगों ने आसमान में हवाई जहाज़ों की गड़गड़ाहट सुनी। शुरू में लगा कि यह कोई साधारण बमबारी होगी, लेकिन अगले ही पल हवा में एक अजीब सी मीठी गंध फैल गई। यह कोई आम विस्फोट नहीं था, यह था रासायनिक हमला। मस्टर्ड गैस, सरीन, टैबून, जहर का ऐसा घातक मिश्रण जो इंसान के फेफड़ों को जला दे, आंखों को अंधा कर दे और नसों को सुन्न कर दे। कुछ ही मिनटों में हलबजा की गलियों में लोग गिरने लगे। बच्चे अपनी माँ की गोद में तड़पते हुए दम तोड़ रहे थे और माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए चीख रही थी, लेकिन कोई वहां बचाने वाला नहीं था। करीब 5000 लोग उसी दिन मारे गए और हजारों हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। यह हमला ईरान इराक युद्ध के आखिरी महीनों में हुआ था, लेकिन टारगेट ईरानी सैनिक नहीं बल्कि इराक के ही कुर्द नागरिक थे, अपने ही लोग। सद्दाम हुसैन का मकसद साफ था, कुर्दों की बगावत को हमेशा के लिए कुचल देना, और उसने ये काम इस बेरहमी से किया कि पूरी दुनिया हिल गई। फोटोग्राफर्स और पत्रकार जब कुछ दिनों बाद वहां पहुंचे तो कैमरों में कैद हुई तस्वीरें दुनिया के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। पूरी की पूरी गली जहां सिर्फ लाशें बिछी थी, ऐसे लग रहा था मानो जिंदगी ने वहां आना छोड़ दिया हो। फिर भी दुनिया के बड़े बड़े नेता सिर्फ चिंता जताकर चुप हो गए। कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। उस समय सद्दाम को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस खेल में बच निकलने की आदत हो चुकी थी। अगस्त 1990, खाड़ी के रेगिस्तान में एक रात ऐसी आई जिसने पूरी दुनिया की राजनीति हिला दी। सूरज ढलते ही कुवैत की सीमा पर इराकी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ ही घंटों में छोटे से देश कुवैत पर सद्दाम हुसैन का कब्जा हो चुका था। ये हमला अचानक नहीं था, यह महीनों से रची गई एक चाल थी। सद्दाम का आरोप था कि कुवैत इराक के तेल के कुओं से चोरी कर रहा है और कीमतें गिराकर इराक की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन असल वजह सिर्फ तेल नहीं थी, यह ताकत और वर्चस्व की लड़ाई थी। कुवैत का तेल भंडार अरब देशों में सबसे अमीर माना जाता था और उस पर कब्जा करना मतलब अरब की सत्ता के तराजू को पूरी तरह झुका देना। लेकिन सद्दाम ने शायद यह अंदाजा नहीं लगाया था कि उसकी यह हरकत अमेरिका और उसके सहयोगियों को सीधा युद्ध में खींच लेगी। कुछ ही हफ्तों में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड का ऐलान किया। अरब के रेगिस्तान में हजारों अमेरिकी सैनिक और भारी हथियार उतार दिए गए। माहौल ऐसा था मानो आने वाला तूफान किसी भी वक्त फट जाएगा।
17 जनवरी 1991 की सुबह वो तूफान आ गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आसमान में अमेरिकी और सहयोगी देशों के लड़ाकू विमान गरजने लगे और इराक के ऊपर से मिसाइलों की बरसात शुरू हो गई। सद्दाम का दावा था कि ये युद्ध खाड़ी का वियतनाम बनेगा, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। महज 42 दिनों में इराकी सेना कुवैत से बाहर खदेड़ दी गई। पराजय इतनी तेज थी कि इराकी सैनिकों को पीछे हटते समय कुवैत के तेल कुओं में आग लगा देने का आदेश मिला। नतीजा काले धुएं का ऐसा जहरीला बादल जो महीनों तक सूरज को ढकता रहा और धरती पर दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। दुनिया ने इसे एक हार के रूप में देखा, लेकिन सद्दाम की हठ धर्मी कम नहीं हुई। वो बगदाद लौटकर भीड़ के सामने खड़ा हुआ और खुद को खाड़ी का विजेता कहने लगा, भले ही जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। कुवैत से हारकर लौटने के बाद भी सद्दाम हुसैन ने अपने रौब में कोई कमी नहीं आने दी। बगदाद की सड़कों पर उसने वही पुराने अंदाज में भाषण दिए, अपने चारों तरफ वफादारों की भीड़ जुटाई और अमेरिकी राष्ट्रपति को खुलेआम चुनौती दी। लेकिन सच ये था कि 1991 के बाद से ही अमेरिका और इराक की दुश्मनी खून में उतर चुकी थी। अमेरिका ने इराक पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, तेल बेचने पर पाबंदी, विदेशी निवेश रोकना और यहाँ तक कि बच्चों को मिलने वाली दवाओं पर भी रोक। नतीजा, इराक की अर्थव्यवस्था टूटने लगी। दुकानों में खाने पीने का सामान गायब, अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत और भूख से बिलखते बच्चे। सद्दाम के लिए ये एक राजनीतिक युद्ध बन चुका था। अमेरिका उसे हथियारों की तलाश के बहाने गिराना चाहता था और वो उसे अपनी अरब गर्व की लड़ाई कहकर जनता को साथ रखने की कोशिश करता रहा। लेकिन फिर 2001 आया। 21 सितंबर का वो दिन जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। दुनिया हिल गई और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने टेरर के खिलाफ जंग का ऐलान किया। भले इस हमले का सद्दाम से कोई सीधा सबूत नहीं जोड़ पाया, लेकिन वॉशिंगटन ने दावा किया कि इराक के पास विनाश के हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। यही वो बहाना था जिसकी तलाश अमेरिका को सालों से थी। 2003 की शुरुआत में अमेरिकी सेनाएं खाड़ी के किनारों पर फिर उतरने लगी। टीवी चैनल्स पर लगातार दिखाया जा रहा था कि इराक पर हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और 20 मार्च 2003 की सुबह बगदाद पर पहली बमबारी हुई, जिसे अमेरिका ने शॉक एंड ऑ यानी हक्का बक्का कर देने वाला हमला नाम दिया। आसमान रोशनी और आग से भर गया और पूरी दुनिया ने टेलीविजन पर एक देश को टूटते बिखरते देखा। सिर्फ 3 हफ्तों में बगदाद का पतन हो गया। सद्दाम हुसैन, जो कभी अरब दुनिया का सबसे ताकतवर नेता था, अब फरार हो चुका था। अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन, उसके महल और यहाँ तक कि उसके गुप्त बंकर तक पर कब्जा कर लिया। लेकिन सद्दाम वो कहीं नहीं मिला। बगदाद के लोग फुसफुसाते थे वो किसी गांव में छुपा है या शायद सीरिया भाग गया। और फिर शुरू हुई सबसे बड़ी मानव खोज, ऑपरेशन रेड डाउन। महीनों की तलाश के बाद 13 दिसंबर 2003 को अमेरिका को वो खबर मिली जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। सद्दाम हुसैन पकड़ लिया गया है। दिसंबर की उस ठंडी सुबह में इराक के तिक्रित शहर के पास अलदौर नाम के छोटे से गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। खेतों के किनारे खजूर के पेड़ खड़े थे, लेकिन उनके बीच से गुजरती हवा में एक अजीब बेचैनी थी। अमेरिकी फौज के पास कमांडो यूनिट डेल्टा फोर्स ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। उनके चेहरे पर काले नकाब, आंखों में तेज रोशनी वाली नाइट विजन डिवाइस और हाथों में साइलेंसर लगे हथियार थे।
खुफिया जानकारी मिली थी कि यहाँ किसी किसान के घर के पीछे जमीन के नीचे एक स्पाइडर होल यानी संकरा सा गड्ढा खोदा हुआ है और वहीं कोई छिपा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ शक था, पक्का कुछ नहीं। कमांडो धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़े, जैसे कोई शिकारी जंगल में अपने शिकार की तलाश करता है। अचानक एक सिपाही के पैर के नीचे लोहे का ढक्कन सा कुछ आया। उसने इशारा किया, बाकी कमांडोज ने चारों तरफ पोजीशन ले ली। ढक्कन हटाया गया तो नीचे अंधेरा ही अंधेरा। टॉर्च की रोशनी डाली गई और वहां धूल धूसरित कपड़ों में बिखरी दाढ़ी और थकी आंखों वाला एक आदमी लेटा था। उसी पल एक सैनिक चिल्लाया, "वी गॉट हिम", यानी हमने पकड़ लिया। वो आदमी था सद्दाम हुसैन। उसके चेहरे पर वो घमंड, वो रौब जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जाना जाता था, अब कहीं नहीं था। वो थका हुआ, कमजोर और शायद अपने अंजाम को समझ चुका था। जेब से एक छोटा पिस्तौल मिला, लेकिन उसने कोई गोली नहीं चलाई। उसके मुंह से सिर्फ एक वाक्य निकला, "मैं इराक का राष्ट्रपति हूं और अब भी हूं"। ये वही सद्दाम था जिसने कभी लाखों की भीड़ के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति को ललकारा था, जिसने कुवैत पर चढ़ाई कर दी थी, जिसने अपने ही लोगों पर रासायनिक गैस का इस्तेमाल किया था। और अब वो एक गड्ढे से निकालकर जीप में बिठाया जा रहा था। अल्दौर के उस खेत से उठाकर जब अमेरिकी फौज उसे जीप में डाल रही थी तो चारों तरफ कैमरों की फ्लैश लाइटें चमक रही थी। यह वो फुटेज था जो दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर घंटों घंटों चला। एक जमाने का तानाशाह जो कभी टैंक पर खड़े होकर भाषण देता था, अब हाथ बंधे, आंखों में डर और चेहरे पर थकान लिए सैनिकों के बीच बैठा था। उसके सिर के बाल बिखरे थे, दाढ़ी महीनों से कटी नहीं थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसे मालूम हो कि अब कोई वापसी नहीं है। उसे सबसे पहले एक पास के सैनिक कैंप में ले जाया गया, जहां मेडिकल टीम ने उसका चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा उसकी सेहत ठीक है, कोई चोट नहीं, लेकिन थका हुआ और मानसिक रूप से दबाव में है। उसके बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस टीम ने उसे घंटों तक पूछताछ की। सवाल वही थे जो पूरी दुनिया जानना चाहती थी। कुवैत पर हमला क्यों हुआ? कुर्दों पर गैस अटैक किसने ऑर्डर किया? अल-कायदा से संबंध थे या नहीं? लेकिन सद्दाम ज्यादातर सवालों पर चुप रहा या टाल मटोल करता रहा। फिर उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया गया, जिसे बाद में दुनिया ने कैंप क्रॉपर के नाम से जाना। वहां उसके रहने के लिए एक छोटा सा कमरा था, एक लोहे का पलंग, एक टेबल और चारों तरफ कैमरे। बाहर 24 घंटे सशस्त्र सैनिक तैनात थे। दुनिया भर में उसकी गिरफ्तारी पर अलग अलग रिएक्शन आए। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जश्न मनाया, इराक में उसके विरोधियों ने मिठाइयाँ बांटी, लेकिन कई ऐसे भी थे जो उसे अब भी हीरो मानते थे और इस खबर से सदमे में थे। जल्दी उस पर मुकदमा शुरू हुआ। इराक स्पेशल ट्रिब्यूनल में कोर्ट रूम में वो सफेद कुर्ता पहने, हाथ में कुरान लिए बैठता और जैसे ही जज आता जोर से कहता, "मैं अब भी इराक का राष्ट्रपति हूं और ये वो कोर्ट मुझे नहीं चला सकता"। लेकिन सबूत इतने भारी थे कि उसके वकील भी बार बार चुप पड़ जाते, खासकर 1982 के दुज़ैल नरसंहार का केस, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोगों को मारने का आदेश देने का आरोप था, जिसने उसकी किस्मत तय कर दी। फिर आया 5 नवंबर 2006 का दिन, जब जज ने खड़े होकर फैसले के शब्द बोले, फांसी की सजा। उस वक्त कोर्ट में सन्नाटा था, लेकिन बाहर कुछ लोग जश्न मना रहे थे तो कुछ रो रहे थे। सद्दाम ने फैसले पर बस इतना कहा, "यह सब अमेरिकी साजिश है"। 29 दिसंबर 2006 की रात बगदाद की सर्दी अपनी चरम पर थी। जेल की मोटी दीवारों के बाहर तेज हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थी और अंदर हाई सिक्योरिटी का माहौल था।
उस दिन शाम को ही सद्दाम को बताया गया था कि सुबह सूरज निकलने से पहले उसे फांसी दी जाएगी। खबर सुनकर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी सख्ती और संतुलन था, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये दिन आने वाला है। उसकी कोठरी में रोशनी हल्की कर दी गई थी। सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, जो पीली रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर बड़ी और डरावनी दिख रही थी। जेलर ने दरवाज़ा खोला और अंदर एक ट्रे में खाना रखा, चावल, चिकन और पानी का गिलास। कहा जाता है कि उसने सिर्फ खजूर खाई और पानी पिया, बाकी खाना अनटच्ड छोड़ दिया। फिर उसने अपने बैग से कुरान निकाली और पढ़ने लगा। बीच बीच में रुककर आसमान की तरफ देखता, जैसे वहां किसी से बातें कर रहा। रात करीब 3 बजे जेल का गेट खुला और कुछ अमेरिकी अधिकारी, इराकी जज और गार्ड अंदर आए। उन्होंने कहा टाइम आ गया है। सद्दाम ने बिना कोई सवाल किए कुरान को चूमा, अपने हाथ में कसकर पकड़ा और खड़ा हो गया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में वही पुराना रौब, जैसे कह रहा हो तुम मुझे मार सकते हो, मिटा नहीं सकते। फांसी घर एक छोटे से कमरे में था, जहां बीच में लकड़ी का एक मजबूत मंच और उसके ऊपर मोटी रस्सी लटक रही थी। कमरे में मौजूद लोगों के चेहरों पर तनाव था। कुछ चुपचाप खड़े थे तो कुछ हल्की फुसफुसाहट में बातें कर रहे थे। जब उसे मंच पर लाया गया तो गार्ड ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने झटकते हुए कहा, मुझे खुद चलने दो। जज ने उससे आखिरी शब्द पूछे और उसने ऊंची आवाज में कहा, अल्लाहू अकबर, उम्मा जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, मौत दुश्मनों को। उसके ये शब्द दीवारों से टकराकर गूंजे और वहां मौजूद हर शख्स को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। फिर उसके गले में रस्सी डाली गई, आंखों पर काला कपड़ा बांधा गया, लेकिन बांधने से पहले उसने कहा, मेरा चेहरा ढकने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मौत का सामना खुली आंखों से करूंगा। कुछ सेकंड्स का सन्नाटा और फिर लीवर खींचा गया। उसका शरीर झटका खाकर हवा में लटक गया और कमरे में बस रस्सी की चरमराहट की आवाज गूंज रही थी। बाहर खड़े कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे। कुछ घंटों बाद उसकी लाश को एक कपड़े में लपेटकर उसके गृहनगर तिक्रित ले जाया गया, जहां उसे परिवार की कब्रगाह में दफनाया गया। सद्दाम की मौत के कुछ घंटों बाद ही बगदाद की सड़कों पर सन्नाटा टूट गया। जहां जहां उसके समर्थक रहते थे वहां भीड़ जमा होने लगी। तिक्रित, जहां उसकी लाश पहुंचाई गई थी, वहां हजारों लोग रात भर जागते रहे। किसी के हाथ में सद्दाम की तस्वीर थी तो कोई उसके नारे लगा रहा था, सद्दाम जिंदाबाद, हमारा शेर अमर है। इराकी सेना और अमेरिकी टुकड़ियों ने कई जगह कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि डर था कि माहौल हिंसक हो सकता है। उसकी मौत की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। टीवी चैनल्स पर उसकी फांसी का वीडियो बार बार चलाया जा रहा था। सोशल मीडिया, जो उस दौर में बस शुरुआत में था, उस पर भी लोग अपनी राय दे रहे थे। कोई उसे तानाशाह कहकर जश्न मना रहा था, तो कोई उसे अरब दुनिया का असली हीरो बता रहा था। कई देशों में, खासकर फिलिस्तीन और कुछ अरब राष्ट्रों में, उसके नाम की नमाज जनाजा अदा की गई। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस बात को अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन उसकी मौत के बाद जो सबसे बड़ा हंगामा मचा, वो था उसके शासन के काले और खून से सने पन्ने दोबारा खुलना। दुनिया फिर से उन घटनाओं को याद करने लगी जिनसे सद्दाम हुसैन का नाम डर और दहशत का पर्याय बन गया था। ईरान इराक युद्ध, कुवैत पर हमला, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल और अपने ही देश में हजारों कुर्द नागरिकों का नरसंहार, ये सब उसकी फाइल में दर्ज था।
उसके राज में बगदाद की गलियों में गश्त करने वाले सैनिक किसी भी इंसान को सिर्फ शक के आधार पर उठा सकते थे। लोग कहते हैं कि अगर किसी ने सरकार के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो वो अगली सुबह घर नहीं लौटता था, और लौटता भी था तो सिर्फ एक लाश बनकर। हालांकि इसके साथ भी ये भी सच है कि उसके दौर में इराक की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। तेल से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल और सड़कों पर खर्च होता था। बहुत से लोग मानते थे कि अगर आप राजनीति से दूर रहो तो सद्दाम का राज आम आदमी के लिए बुरा नहीं था, लेकिन उसकी आक्रामक नीतियां और पड़ोसी देशों से दुश्मनी ने अंत में उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी नामुमकिन थी। 1990 में कुवैत पर हमला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अमेरिका के नेतृत्व में गल्फ वॉर ने उसकी ताकत को तोड़ कर रख दिया। फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, विरोधियों का सफाया कर दिया और एक और दशक तक कुर्सी पर बैठा रहा। अमेरिकी सेना महीनों से उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा रही थी, लेकिन सद्दाम हुसैन जैसे चालाक और शातिर इंसान को ढूंढ पाना आसान नहीं था। उसने अपने ठिकाने ऐसे चुने थे कि दुश्मन के लिए वहां पहुंचना नामुमकिन लगे। कभी वो अपने वफादार जनरलों के घर में छिपता, कभी दूर दराज के गांवों में किसी किसान के झोपड़े में रात को ही मूव करता, दिन में अंधेरी कोठरियों में छुपकर सोता। उसके करीबियों को भी अक्सर नहीं पता होता था कि वो अगले दिन कहाँ होगा। फिर आया 13 दिसंबर 2003। जगह तिकरित के पास अद्दौर नाम का एक छोटा सा गांव। यहाँ एक पुराने फार्म हाउस के नीचे एक गुप्त अंडरग्राउंड बंकर था जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जानते थे। अमेरिकी सेना की 4th इन्फेंट्री डिवीजन ने इंटेलिजेंस और लोकल टिप ऑफ के आधार पर वहां रेड डाली। वो ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि आसपास के सैनिकों को भी असली टारगेट का पता नहीं था। जैसे ही उन्होंने उस फार्म हाउस को घेरा, कुत्तों की मदद से खोज शुरू हुई। थोड़ी ही देर में एक जवान की नज़र ज़मीन में बने एक छोटे से वेंटिलेशन पाइप पर पड़ी। उन्होंने मिट्टी हटाई, लोहे का ढक्कन खोला और नीचे देखा तो एक गुफानुमा तंग सा कमरा था। टॉर्च की रोशनी में एक बिखरे बालों वाला थका हारा और दाढ़ी से ढका चेहरा ऊपर देखने लगा। यही था सद्दाम हुसैन। अमेरिकी सैनिकों ने उसे बाहर निकाला। उस वक्त उसने न कोई गोली चलाई, न कोई प्रतिरोध किया, बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं आपका राष्ट्रपति हूं, मुझे इज्जत से ट्रीट करना। लेकिन सैनिकों के लिए वो अब बस एक कैदी था जिसने दुनिया को खून और डर का स्वाद चखाया था। उसके साथ एक बैग भी मिला जिसमें 7.5 लाख डॉलर कैश, 2 राइफलें और कुछ गोलियां थी। लेकिन जो सबसे बड़ा हथियार उसने गंवा दिया था वो था उसका सत्ता का सिंहासन। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया की नज़र बस एक ही जगह टिक गई, बगदाद की उस अदालत पर जहां सद्दाम हुसैन का ट्रायल शुरू होना था। अमेरिका और इराक की नई सरकार इसे दुनिया के सामने एक न्याय का उदाहरण बनाकर पेश करना चाहती थी। दूसरी तरफ सद्दाम के वफादार इसे एक शर्मनाक तमाशा कह रहे थे। अदालत में जिस दिन उसे पहली बार पेश किया गया, कैमरों की फ्लैशें लगातार चल रही थी और वहां मौजूद हर पत्रकार के मन में एक ही सवाल था, क्या वही शख्स जिसने कभी पूरे देश को लोहे की मुट्ठी में पकड़ा हुआ था अब अदालत के कटघरे में डर कर खड़ा होगा? लेकिन सद्दाम की एंट्री ने सबको चौंका दिया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि वही पुराना अहंकार था, वही तिरस्कार भरी नजरें, जैसे वो अभी भी इराक का बेताज बादशाह हो। उसने जज को घूरते हुए कहा, मैं अब भी राष्ट्रपति हूं और आप सब अमेरिकी कठपुतली हैं। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और चुनौती भी। कोर्ट रूम में माहौल पल भर में गर्मा गया।
ट्रायल के दौरान उस पर दजैल गांव नरसंहार, कुर्दों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल और लाखों लोगों की हत्या के आरोप पड़े गए। गवाह एक एक करके सामने आते, अपने परिवार के मारे जाने की दास्तान सुनाते और अदालत का माहौल भारी हो जाता। कई बार सुनवाई के दौरान रोते बिलखते गवाहों की आवाज उस लकड़ी के कटघरे में खड़े सद्दाम के चेहरे से टकराती, लेकिन उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आता, जैसे वो अपनी ही दुनिया में जी रहा हो। बाहर इराक की सड़कों पर एक अजीब सा माहौल था। किसी के लिए ये न्याय का दिन था तो किसी के लिए अपने हीरो के अपमान का। बगदाद, बसरा, मोसुल, हर जगह कैफे और बाजारों में लोग सिर्फ इसी ट्रायल की बातें कर रहे थे। टीवी चैनल्स पर लाइव कवरेज चल रही थी और एंकर बार बार कह रहे थे, क्या सद्दाम को फांसी होगी? अंदर अदालत में हर सुनवाई के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। सद्दाम कभी गुस्से में कोर्ट छोड़ देता, कभी हंसते हुए अपनी वकीलों से बातें करता, कभी गवाहों को घूर कर डराने की कोशिश करता। लेकिन एक बात साफ थी, उसकी सत्ता की इमारत अब पूरी तरह ढह चुकी थी। फिर आया वो दिन जब जज ने फैसले की तारीख तय कर दी। पूरी दुनिया ने सांस रोककर इंतजार किया और जब वो दिन आया, अदालत में तिल रखने की जगह नहीं थी। जज ने गंभीर आवाज में फैसला सुनाया, सद्दाम हुसैन, आपको मौत की सजा दी जाती है। उस एक लाइन के बाद कोर्ट रूम में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर अचानक शोर, नारे और कैमरों की क्लिक की आवाजें गूंजने लगी। बाहर लोग या तो जश्न मना रहे थे या सड़कों पर गुस्से से उतर आए थे। जेल की उस ठंडी और भारी हवा में हर दीवार जैसे अपनी खामोशी से एक कहानी सुना रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर समय जैसे थम गया था। सद्दाम हुसैन, जिसने दशकों तक इराक की सड़कों पर डर और ताकत का राज कायम रखा, अब एक छोटे से कमरे में लोहे की सलाखों के पीछे बैठा था। दीवार से टिके हुए उसके हाथों में कुरान थी और आंखें जैसे अतीत की गहराइयों में उतर चुकी थी। उसके चेहरे पर वो रौब अब भी था जो उसने अपने पूरे शासनकाल में बनाए रखा, लेकिन आंखों के कोनों में थकान और उम्र का असर साफ दिखता था। जेलर ने धीरे से दरवाजा खोला, ट्रे में रखी साधारण सी खिचड़ी और एक गिलास पानी अंदर रख दिया। सद्दाम ने बिना कुछ कहे बस एक बार उसकी ओर देखा। वो नजर ऐसी थी जिसमें एक साथ 1000 बातें छुपी थी, न पछतावा न डर, बस एक अजीब सा सन्नाटा। रात के सन्नाटे में जब बाकी कैदी सो चुके थे, सद्दाम को अकेले टहलते हुए देखा गया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन चाल अब भी उसी सैनिक जैसी थी, सीधी, संतुलित और बिना हड़बड़ी के। गार्ड्स कहते हैं कि उसने उस रात कई बार आसमान की ओर देखा, शायद बारिश की बूंदों में अपनी आखिरी आज़ादी महसूस कर रहा था, या शायद ऊपर वाले से कोई गुप्त हिसाब किताब कर रहा था। सुबह से पहले उसे उसके परिवार से आखिरी बार मिलने का मौका दिया गया। कमरे में उसकी बेटियां, 2 पोते और एक बहन आई। माहौल भारी था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सद्दाम ने सबसे पहले मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। उसने अपनी बेटियों से कहा, मजबूत रहो, तुम्हारे बाप ने जिंदगी भर किसी के सामने सिर नहीं झुकाया और मौत के सामने भी नहीं झुकाएगा। उसकी आवाज में वो पुराना आत्मविश्वास था जिसने कभी पूरे देश को उसकी मुट्ठी में कैद कर रखा था। बेटियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन सद्दाम ने उन्हें पोंछने से मना कर दिया। रो मत, ये दिन हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत का दिन है। उसने कुरान का एक हिस्सा जोर से पढ़ा और अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे घर का बेटा आखिरी सांस तक इराकी रहेगा। कमरे में मौजूद सभी लोग इस पल को हमेशा के लिए याद रखने वाले थे। इस मुलाकात के बाद गार्ड्स ने उसे वापस उसकी सेल में पहुंचाया। वहां उसने
लंबी देर तक कुरान पढ़ी, फिर एक कोने में बैठकर आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे वो खुद को अपने आने वाले वक्त के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहा हो। बाहर से गार्ड्स के कदमों की आवाज और दूर कहीं एक दीवार घड़ी की टिक टिक इस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। और फिर सुबह का वक्त करीब आने लगा। सुबह की हल्की धुंध में जेल का आंगन कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। ठंडी हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे दीवारें भी जानती हों कि आज यहाँ एक ऐसा फैसला होने वाला है जो इतिहास में दर्ज होगा। गार्ड्स के बूटों की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ माहौल और भी भारी होता जा रहा था। सद्दाम की सेल का दरवाजा खोला गया। बोर्ड खड़ा हुआ बिना किसी हिचक के, जैसे उसे मालूम था कि यह पल कब का आने वाला है। गार्ड ने हल्की सी झिझक के साथ उसके हाथ में रस्सी की जंजीर बांधी, लेकिन सद्दाम ने उसे रोकते हुए कहा, ढीली रखो, मैं भागने वाला नहीं हूं। उसकी आंखों में वही पुराना गुरूर था जो कभी पूरे इराक की राजनीति और ताकत का चेहरा हुआ करता था। जेल के गलियारों से होते हुए वो उस जगह की ओर बढ़ा जहां उसकी किस्मत का आखिरी फैसला होना था। रास्ते में खड़े गार्ड्स और अफसर चुप थे, कोई आंख मिला नहीं रहा था। कुछ के चेहरों पर गुस्सा था, कुछ पर डर और कुछ के अंदर शायद ये अजीब सा सम्मान कि ये आदमी आखिरी वक्त तक टूट नहीं रहा। जैसे ही वो फांसी के मंच तक पहुंचा, वहां मौजूद कुछ लोग धार्मिक मंत्र पढ़ने लगे। सद्दाम ने भी कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन मजबूत थी। रस्सी उसके गले के पास लाई गई। तभी उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जैसे ऊपर वाले से सीधे बातें कर रहा हो। उसी वक्त एक पत्रकार, जिसे उस पल को देखने की इजाज़त थी, बाद में लिखेगा, उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा, बस एक अजीब सी शांति थी जो शायद सिर्फ उन्हें मिलती है जो अपने रास्ते को खुद चुनते हैं। फिर एक झटके में ये सब खत्म हो गया। भीड़ ने सांस रोक ली, कैमरे के क्लिक हुए और इतिहास का एक बेहद विवादित, डरावना और ताकतवर चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन सद्दाम की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उसके जाने के बाद भी उसके फैसलों, उसकी सख्ती और उसके जख्मों की गूंज इराक की गलियों में सालों तक सुनाई देती रही। उसके जाने के बाद जेल के उस आंगन में एक गहरा सन्नाटा था, जैसे वहां खड़े हर इंसान को एहसास हो गया हो कि उन्होंने इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटते देखा है जिसे चाहकर भी मिटाया नहीं जा सकता। रस्सी अब खाली लटक रही थी, लेकिन उसका बोझ सिर्फ एक शरीर का नहीं था, बल्कि पूरे इराक के पिछले कई दशकों के फैसलों और जख्मों का था। बाहर की दुनिया में खबर फैल चुकी थी। कोई खुशी से नाच रहा था, कोई गम में डूबा था और कोई बस चुपचाप सोच रहा था कि क्या वाकई इससे हालात बदल जाएंगे। सड़कों पर लोग एक दूसरे से बहस कर रहे थे। किसी के लिए वो जालिम था तो किसी के लिए वो देश का रक्षक। और शायद यही सच है कि कुछ लोग अपने जाने के बाद भी सिर्फ मरते नहीं, बल्कि एक सवाल बन जाते हैं जिसका जवाब आने वाली पीढ़ियां भी ढूंढती रहती हैं। सद्दाम के आखिरी पलों ने एक बात साफ कर दी थी, जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मौत से पहले होता है, और जो उसे बिना टूटे पार कर जाए वो किसी भी किताब में चाहे हीरो लिखा जाए या विलेन, लेकिन उसकी कहानी हमेशा याद रहती है। आज भी जब कोई ताकत, कोई हुकूमत, कोई नेता अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत या सही करने की सोचता है, तो सद्दाम का नाम कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जरूर आता है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत चाहे कितनी भी बड़ी हो, वक्त उससे भी बड़ा होता है और वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। तो शायद जिंदगी का असली सबक यही है, फैसले ऐसे लो कि आखिरी वक्त में तुम्हें अपनी आंखें बंद करने से पहले शर्म ना आए। और अगर किसी दिन तुम्हारे बारे में लिखा जाए
तो लोग सिर्फ ये न कहें कि तुम जिंदा थे, बल्कि ये भी कहें कि तुमने जिंदा रहते हुए अपनी कहानी खुद लिखी।